Welcome or welcome back students. This is Ayesha Khan, your UGC NET English faculty at Super Coaching by Testbook. Welcome to another session. आपका रिजल्ट आ चुका है. रिजल्ट्स के बाद हमें पता लग गया how many of you have cleared your NET exam, how many of you have cleared your JRF exam. Now it becomes important कि हम दिसंबर एग्जाम को टारगेट करते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सॉल्व कर लें. Those of you who have been with me, who have been connecting with me for a while now, already know that we've already covered the 3 papers of your August exam. तो आपका August 2024 में जो एग्जाम हुआ है, पेपर 1, पेपर 2 का जो आप शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, प्लस September 4 एग्जाम, तीनों ही पेपर्स हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं. ऑल्सो जून 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. नाउ वी विल बी गोइंग बैकवर्ड्स. तो 2024 का आपका सारा पेपर सॉल्व है. 2020 थ्रू दिसंबर में जो आपके एग्जाम्स हुए थे उसका जो पेपर है वो हम सॉल्व करने वाले हैं. सो वी विल कीप गोइंग बैकवर्ड्स. वंस वी कंप्लीट 2022 दिसंबर, वी विल गो बैक टू जून 2023, देन बैकवर्ड्स टू दिसंबर 2024, जून 2022, राइट. दिस इज हाउ विल कवर ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स. हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि बिफोर योर नेक्स्ट एग्जाम, दिसंबर एग्जाम से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, all of them will be solved in your free classes. ठीक है. When I say free classes, I mean your YouTube classes plus your master classes, of course. Good evening everyone. Good afternoon rather. I've got Tony is here, Saja is here, Ranjit is here, Tabassum, good afternoon, Monica, good afternoon, Monica, Meenakshi is here, good afternoon, Nayana. Desi Balak says, ma'am, 4 सितंबर का पेपर की PDF शेयर कर दीजिए प्लीज. देसी बालक, आई हैव डन दैट. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शेयर द PDF ऑन द योर मास्टर क्लासेस. ठीक है, तो मास्टर क्लास का जो आपका क्लास होती है उसके नीचे जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी. ठीक है. अच्छा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको मास्टर क्लास एक्सेस कैसे करनी होती है. बिकॉज besides YouTube, you also have your free classes on your master class. Master class is technically a free class जो आपकी take place करती है on the app of Testbook. अब आप इसको access कैसे करेंगे? Free classes तो हैं, but platform आपका change हो जाता है from YouTube. Now you have your Testbook app. ठीक है, देखो कहाँ मिलेगा आपको master class का link. Let me just show you the entire playlist. आप पूरी playlist देख लेते हैं. ये आपका चैनल है सुपर कोचिंग UGC NET JRF by टेस्टबुक. यहाँ आप नीचे जाएंगे and you will find the complete playlist. ठीक है, ये पूरी आप playlist व्यू करेंगे. देखो ये आज का आपका क्लास है जो स्केड्यूल है, जो अभी लाइव हो रही है. ठीक है, इससे पहले जितने भी आपके सेशंस हुए हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए, ऑल दीज सेशंस यू विल फाइंड अंडर दिस प्लेलिस्ट. ठीक है, अब आप हाउ विल यू फाइंड द मास्टर क्लास, ये भी देख लेते हैं. चलो देखो, ये आपकी क्लास चल रही है. ठीक है, ये आपकी क्लास चल रही है. इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, go under more you will find a number of links. सबसे पहले आपका जो लिंक आ रहा है is a very useful link because now that दिसंबर में एग्जाम है, roughly 1.5 months आपके पास बचा है. आपका बूस्टर कोर्स स्टार्ट होने वाला है. बूस्टर कोर्स क्या होता है? क्रैश कोर्स है, बहुत ही रिगरस तरीके से आपको जो प्रिपरेशन कराता है, आपकी फाउंडेशन पे बिल्ड करता है फॉर योर दिसंबर एग्जाम. ठीक है, बूस्टर कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, यू कैन डू दैट. यहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा. तो गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बूस्टर कोर्स में जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो आपको मिल जाएगी वंस यू फिल दैट फॉर्म. ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ कर लेनी है. देखो ये गूगल फॉर्म है आपका. यू क्लिक ऑन दिस गूगल फॉर्म, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे टू अ गूगल फॉर्म. यू फिल दिस फॉर्म, तो आपको टेक्निकली क्या हो जाएगा, खुद ही हमारी जो टीम है वो कॉन्टैक्ट कर लेगी फॉर एनी गाइडेंस दैट यू वांट. ठीक है, ये आपकी पहली चीज़ हो जाती है. लेट्स गो बैक. ठीक है, उसके अलावा आपका क्या क्या आ जाता है, यू ऑल्सो हैव ये देखो, ये मास्टर क्लास का आपका लिंक है. यू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल स्ट्रेट अवे लैंड ऑन द ऐप ऑफ टेस्टबुक. ये आपकी अपकमिंग मास्टर क्लासेस हैं जो इस वीक की स्केड्यूल हैं. 2 PM हमारी क्लासेस होती हैं. ये आपकी पास्ट क्लासेस हैं जो हो चुके हैं, जितनी भी आपकी फ्री मास्टर क्लासेस हैं. ठीक है, मास्टर क्लासेस के अंडर आपको इनके PDF फाइल्स भी मिल जाती हैं. ऑल दीज क्लासेस आर योर फ्री क्लासेस. ये नेक्स्ट वीक आपका जो कमिंग वीक है उसकी क्लासेस हैं. ये आपकी आज की क्लास है 2 PM वाली. ठीक है, देन यू हैव अ क्लास टुमारो अक्टूबर 23, 24, 25, 26. ऐसे आपका पूरा नेक्स्ट 1 वीक का स्केड्यूल आपको मिल जाता है अंडर द मास्टर क्लास. ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं. यू ऑल्सो गेट माई टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है. अच्छा, इफ़ यू पीपल वांट टू गेट एनरोल्ड इन द बूस्टर कोर्स, बूस्टर कोर्स में एनरोल करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए. मैम कितना फ़ी है, किस तरह से, कब तक वैलिड रहेगा, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. आपको कुछ नहीं करना है. यू कैन सिंपली कॉल ऑन अ नंबर. ठीक है, नंबर यहाँ पर लिस्टेड है. वंस यू कॉल ऑन दिस नंबर, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मिल जाएगी. दिस इज द नंबर 08045888812. इस नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी ऑफ द कोर्सेज. ठीक है, चलिए, ऑल राइट. विद दैट वी विल कम बैक टू आवर क्लास फॉर टुडे. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द क्लास फॉर टुडे. आई थिंक सम ऑफ यू आर आस्किंग मी समथिंग. एक बार देख लेते हैं. ओके, सो रीना सेज
Reena says, ma'am, I qualified UGC NET. That's great, Reena. That's great. I hope your classes have been useful in qualifying this exam. चलिए, with that, I think this, you know, this is how you people should be inspired कि ठीक है, रीना का clear हुआ है, that means what? That means आपका भी clear हो जाएगा, coming cycle में हो जाएगा, right? It's only a matter of time. It's only a matter of time. ठीक है? चलिए चलिए चलिए, with that we will begin with the first question. Let me also remind you, आपकी जो free classes हैं उनके days या timings क्या रहती हैं. Now you have your free classes on YouTube at 12 PM, जैसे अभी आपकी चल रही है on Tuesday, Thursday and Saturday, ठीक है. You have your master classes every single day at 2 PM. Master classes आपकी रोज होती हैं, तो technically you should not be skipping any of the master classes, very very important classes. And then 6 PM आपका क्या होता है on the English channel of UGC NET Super Coaching, जो आपका English channel है, which is what? Which is UGC NET Classes in English Testbook. Once you search this channel's name on YouTube, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है. There's a series on literary terms and literary devices जो आपकी रन कर रही है on the English channel. क्लासेस होती हैं 6 PM on Wednesday and Friday. ये भी आपकी फ्री क्लासेस का ही पार्ट होने वाली हैं, ठीक है. चलिए, आई होप दिस इज क्लियर. चलो चलो चलो, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग रिजल्ट्स या फिर फ्यूचर प्रेपरेशन कैसे करनी है, यू पीपल कैन आस्क मी ऑल दीज डाउट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, ठीक है. चलिए चलिए चलिए, ऑल राइट. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, you need to match the characters with the books. The characters need to be matched with the books in which these characters appear. The characters are Seed, Okonkwo, Offred and Winston Smith. The novels are The Handmaid's Tale, Beloved, Things Fall Apart and 1984. हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्रतिभा, गुड आफ्टरनून. ठीक है बच्चे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका दिसंबर 2023 के एग्जाम में आया था, ठीक है. दिसंबर 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देयर. This was the very first question there. The question asked you that you need to match the characters with the, not just the characters, all these are actually major characters. These are protagonists. You need to match the protagonists with the novels in which these characters appear. ठीक है, this is your first question. ठीक है, most of you say, ma'am, the answer should be. Tabassum says A, Shivanika says the same, Naina says ma'am A होना चाहिए, मुस्कान says ma'am A होना चाहिए. ठीक है, देख लेते हैं. देखो, सीध हमारी कैरेक्टर हैं. सीध इज अ कैरेक्टर ऑफ टोनी मॉरिसन की कैरेक्टर है. टोनी मॉरिसन ने क्रिएट की थी फ्रॉम द नॉवल बिलवेड. सीध इज अ फॉर्मर स्लेव बाय द वे, है ना. बिलवेड करेक्ट है. Okonkwo is a character from African literature. He comes from Things Fall Apart by Chinua Achebe. Then you have Offred. Offred, she is one of the handmaids from the Canadian writer Margaret Atwood's novel, The Handmaid's Tale, the dystopian novel set in the Republic of Gilead. Finally, you have Winston Smith. Winston Smith, also from a dystopian novel called 1984 by George Orwell. Therefore, your answer becomes 2, 3, 1 and 4. 2, 3, 1 and 4. That is indeed the correct answer. Correct answer क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 1, 4. Very good students. Very good. ठीक है. देख लो एक बार. Seed happens to be the protagonist of the novel Beloved, written by Toni Morrison, the American writer. Toni Morrison, whose first novel was called what? The first novel by Toni Morrison was called The Bluest Eye. ठीक है? The first novel by Toni Morrison was called The Bluest Eye. Then you have Okonkwo. He is the central character of the novel Things Fall Apart by Chinua Achebe. Then you have Offred. She is the protagonist of Handmaid's Tale by Margaret Atwood. Offred is herself a handmaid in a dystopian future where fertile women, women who can conceive babies, are used as a means to bear children for the upper class couples. And lastly, you have Winston Smith, who appears as a character in 1984, the novel by whom? By George Orwell. By George Orwell. ठीक है? कौन कौन सी novels हैं आपके पास? You have Margaret Atwood's Handmaid's Tale, you have Toni Morrison's Beloved, you also have 1984 by George Orwell, and lastly you have Things Fall Apart by Chinua Achebe. Good. Next question for you people is, your next question is, The Calcutta Chromosome, 1995 में ये आपका work publish हुआ था, is a novel exploring past and future, authored by which writer? Who's the writer of the work called The Calcutta Chromosome? Rabindranath Tagore, Amitav Ghosh, Raja Rao, or Mulkraj Anand? Or Mulkraj Anand? Yes, Meenakshi, Pecola is a character. She is a child character from The Bluest Eye. Very good, Meenakshi. Hanji, Calcutta Chromosome. Do you see the level of questions here? It's not a very difficult question. Pretty much a straight question which says, this is a novel by which writer?
राइट, pretty much a straight question. Previous question जो आपका था, it was also comparatively easy question because आपके पास characters हैं, minor characters नहीं थे, that makes it all the more easy. अगर आपके पास minor characters आ जाते हैं, then you need to match those characters with the works, that becomes difficult. Here, however, they were all major characters, rather they were all central characters, they were all main characters, they were all protagonists here. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? The answer here will be the Calcutta Chromosome is actually a work published in the year 1995 written by अमिताभ घोष. अमिताभ घोष का आपका वर्क आ जाता है द कैलकटा क्रोमोसोम. द कैलकटा क्रोमोसोम, ठीक है. कैलकटा क्रोमोसोम अमिताभ घोष का वर्क है, 1995 में ये पब्लिश हुआ था. ठीक है. The work presents a speculative theory. What is speculative theory, students? A novel, a work that is based on speculations on what could be. ठीक है, speculations क्या होता है? What can come in future, on what could be. ठीक है, what the future could be like, future में क्या हो सकता है, all those speculations. ठीक है, एक तरह से हम क्या करते हैं, we think of a future world, what might happen in that future world, right? उस futuristic novel को जो speculate करती है कि future इस तरह का दिख सकता है, उसको बोलते हैं speculative fiction. So this work is actually a speculative fiction का work. ठीक है, about the life and work of Sir Ronald Ross, the scientist who discovered the malaria parasite. Therefore the name is Calcutta Chromosome, but wraps within its larger complex narrative that explores themes of history, colonialism and scientific discovery. ठीक है, चलिए next question for you people is, your next question is, arrange these works according to the years in which they were published. Your works are Bharat Natya Shastra, Shemendra औचित्य विचार चर्चा, then you have Bhama's काव्य अलंकार, you have Kuntak's वक्रोक्ति जीवितम and you have आनंद वर्धन's ध्वनि लोक. ये आपके पास 5 टेक्स्ट आते हैं. All these 5 texts are from ancient Indian literature, or to be most broad, ancient Indian writing. ठीक है, कौन कौन से वर्क्स हैं आपके पास? नाट्य शास्त्र आ जाता है, औचित्य चर्चा आ जाता है, काव्य अलंकार इज हियर, यू हैव वक्रोक्ति जीवितम एंड यू हैव ध्वनि लोक. आपको क्या करना है टेक्निकली? यू हैव टू अरेंज ऑल दीज वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इयर्स इन विच दे वर पब्लिश्ड. ये क्वेश्चन आया था दिसंबर के एग्जाम में, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट स्टार्टिंग पॉइंट हम सबको पता है, भारत का जो नाट्य शास्त्र है, ठीक है, इज कंसीडर्ड वन ऑफ द 5th वेदास. It is one of the earliest works, first of all, and it is considered one of the 5th Veda. It is considered the 5th Veda. जो आपके पास 4 वेद आते हैं, उन वेदों के अलावा 5वां वेद माना जाता है भारत के नाट्य शास्त्र को. ठीक है, ये अर्लीस्ट वर्क है अबाउट एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स. सो प्लीज रिमेंबर, भारत नाट्य शास्त्र, भारत मुनि जो हैं उनका नाट्य शास्त्र जो वर्क है, इट इज़ अ वर्क अबाउट द लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी अबाउट हाउ परफॉर्मिंग आर्ट शुड बी परफॉर्म्ड. व्हेन आई से परफॉर्मिंग आर्ट्स, डू आई मीन प्लेस? येस, आई मीन प्लेस, बट ऑल्सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स म्यूजिक एंड डांस एज वेल, बिकॉज वो भी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स ही रहती हैं. तो किस तरह का परफॉर्मिंग आर्ट्स में किस तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी द एलिमेंट्स दैट शुड बी डिसरिगार्डेड, व्हाट एलिमेंट शुड बी रिगार्डेड. ठीक है, किस तरह का इफेक्ट होना चाहिए किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का. परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका म्यूजिक आएगा, डांस आएगा एंड प्लेज आएंगे, जितना भी थिएटर आपका आता है. ठीक है, तो दैट हैज टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट हियर. द आंसर हियर विल बी एग्जैक्टली, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे भारत के नाट्य शास्त्र से, देन यू विल मूव ऑन टू भामास काव्य अलंकार. ठीक है, काव्य अलंकार क्या होता है? काव्य क्या होता है? काव्य इज पोइट्री. काव्य इज पोइट्री. अलंकार क्या होता है? ऑर्नामेंट्स. So काव्य अलंकार is a work that talks about the ornaments of poetry. Ornaments of poetry. कि आप पोइट्री जब लिखते हैं, when you create poetry, what are the ornaments, what are the literary devices that you use. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो वर्क आ जाएगा इस आनंद वर्धन का है ध्वनि लोक, देन यू हैव कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम एंड लास्टली यू हैव क्षेमेंद्र औचित्य चर्चा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शरण कुमार लिम्बाले. अब ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दलित लिटरेचर. आपकी पेड क्लास में हमने कवर भी किया है, दलित लिटरेचर से आपका क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले argues that Dalit literature is unique because of what reason? आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? Your options are Dalit literature brings out Dalit reality which is liminal in time and space. Liminal क्या होता है? Marginalized. ठीक है. Second option is this has unique historical and ideological concerns. Third option is
This offers literary and cultural representation of marginalized and dispossessed people. Fourth option, this brings out narratives and discourses of pity. And fifth and last option is, it uses disrespectful and offensive language towards revered figures, does it? तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो दलित लिटरेचर के बारे में करेक्ट हैं या फिर ट्रू हैं? ठीक है, यू हैव टू टेल मी दो स्टेटमेंट्स. हाँ जी, कौन कौन सी हो जाएगी? देखो लास्ट वाली तो नहीं होगी. इट यूजेस डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज. नो, दलित लिटरेचर डज नॉट यूज डिसरिस्पेक्टफुल और ऑफेंसिव लैंग्वेज. ये आपका इनकरेक्ट है. ठीक है. इट ब्रिंग्स आउट narratives and discourses of pity, does it? This offers literary and cultural representations of marginalized and dispossessed people, it does. This has unique historical and ideological concerns, it has. This brings out the Dalit reality, which is liminal. Liminal means what? Marginalized. Marginalized, all right? Marginalized in both time and space. This is also correct. Therefore, your answer becomes A, B and C only. A, B and C only. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है. ठीक है. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट शरण कुमार लिम्बाले, मुझे ये भी बताओ शरण कुमार लिम्बाले का कौन सा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है? What is the work called? Translated title मैं आपको बता देती हूँ. The translated title is The Outcast. The Outcast, which is a major work of Dalit literature by Dalit writer शरण कुमार लिम्बाले. What was the original title of this work? ये तो ट्रांसलेशन का टाइटल है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का टाइटल है. What is the original title? शरण कुमार लिम्बाले. हाँ जी बच्चे, what is the original title, students? Exactly, Muskan says, ma'am, the work is called Akar Mashi. Remember, Akar Mashi हमने डिस्कस भी किया था. Akar Mashi has been translated as The Outcast. किसका वर्क है आपके? शरण कुमार लिम्बाले का वर्क है, who is a prominent scholar and critic of Dalit literature. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ विद एवरी क्वेश्चन आई डू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस, लेकिन आई स्टिल वांट यू पीपल टू गो थ्रू ऑल द नोट्स. ठीक है. इसीलिए मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करती हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल. जितनी भी आपकी फ्री क्लासेस हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको उसके क्या आते हैं? नोट्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूज ऑफ अ ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च अंडरस्कोर्ड बाय फिलोसॉफिकल एंड रैशनल इज टर्म्ड एज व्हाट? when you perform research, when you perform academic research, ठीक है, when you are a research scholar, तो आप क्या करते हैं? you use a certain number of principles for your research. कुछ rules हैं, कुछ set bound rules हैं जिनको आप use करते हो अपनी research को conduct करने के लिए. उन rules को क्या कहा जाता है? ठीक है, collectively उनको क्या कहा जाता है? research methods, research tools, research techniques और research methodology और research methodology. हाँ जी. क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपकी जो लास्ट यूनिट होती है विच इज़ रिसर्च मेथड्स, जिसका अभी फाउंडेशन कोर्स में क्लास नहीं हुई है, होने वाली है, वहाँ से आपका क्वेश्चन ये आ जाता है. सी, there are two terms that you get. There is research methodology and there is research methods. Now what is the difference? ठीक है, दोनों साउंड सेम करेंगे, but what is the difference? Methodology जब हम टर्म यूज करते हैं, we mean something broader, we mean something bigger, right? And within that methodology, within that huge system of principles, we have smaller ways of practicing that methodology. Those are called methods. So methods basically are a part of a methodology. Methodology is something broader, right? It's bigger, and within methodology you have several research methods. ये difference आपका रहता है between methods and methodologies. यहाँ पर आपका आंसर में क्वेश्चन में देखो एक टर्म आता है, use of broader principles. Since methodology includes all the broad principles, therefore your answer will be research methodology, which is your correct answer. Very good. Almost everybody gave me the correct answer this time. Very good. Research methodology includes the methods. Look at this. The research methods are a part of the research methodology. Techniques and tools that are used for writing, for any research process. It encompasses theoretical considerations such as the selection of research problem, किस तरह का problem select करेंगे, the development of hypothesis जिसको आप test करेंगे, the collection of data and the analysis of data, and finally how that data is interpreted, right? All these things are decided by certain principles or rules that you are going to follow for your research. These principles together have been called research methodology. Research methodology. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू नाउ दैट वी हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ एग्जाम्स. ठीक है, आपका जो बूस्टर कोर्स है जिसको हम क्रैश कोर्स कहते हैं वो स्टार्ट हो चुका है. बूस्टर कोर्स बेसिकली क्या करता है? देखो, आपका 3-4 महीने का फाउंडेशन कोर्स का जितना भी प्रैक्टिस है, प्रेपरेशन है, इसके ऊपर बिल्ड करता है. एंड
For those of you who've appeared for the exam before, you already know कि लास्ट के जो 1 month या 1.5 months का टाइम होता है इज़ एब्सोल्युटली दी मोस्ट क्रूशियल टाइम, ठीक है। इस टाइम में अगर आप अपनी कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन रखते हैं, इस टाइम में अगर आप गिव अप नहीं करते, इस टाइम में अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते खुद को, दैट विल डिटरमिन वेदर और नॉट यू विल क्लियर योर एग्जाम इन द कमिंग मंथ्स इन दिसंबर, ठीक है। तो ये बूस्टर कोर्स काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड है टुवर्ड्स योर JRF एग्जाम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड है टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। आपका जो बूस्टर कोर्स है इसकी मेजर एडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ। इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं, आपको बूस्टर कोर्स तो ठीक है मिल ही रहा है, ठीक है। बूस्टर कोर्स में बता देती हूँ आपको मिलता है इन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड, तो आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। इफ़ यू मिस दिस क्लासेस तो रिकॉर्डेड मोड में आपके पास क्लासेस रहेंगी। ये आपका जो मोड है, जो आपका कोर्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए आपको मिलता है, ठीक है। ये आपका बाइलिंगुअल है कोर्स, दैट मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका रहेगा ये, ठीक है, मिक्स रहेगा, हाइब्रिड रहेगा। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इस कोर्स को लेने के साथ साथ यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू दी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम डिटेल तरीके से सारी प्रेपरेशन करते हैं, ठीक है। जो आपका कंप्लीट कोर्स है फाउंडेशन कोर्स फॉर UGC नेट, उसका भी एक्सेस आपको मिलता है विद द बूस्टर कोर्स, ठीक है। आपको बुक्स भी मिल रही है साथ में थ्योरी प्लस MCQs की। सो टेक्निकली एक पूरा पैकेज आपको मिल रहा है विच विल हेल्प यू टू क्लियर योर दिसंबर एग्जाम, ठीक है। यू कैन गेट एनरोल्ड इन द कोर्स। कोर्स में एनरोल करने के लिए मैंने आपको डिटेल्स दिखा ही दी हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना है, या फिर आप सिंपली एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या नंबर मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ। द नंबर इज just give me a minute. See, here you've got the number 08045888812. If you call on this number, आपको जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, प्राइस कितना है, वैलिडिटी कितनी है, पेमेंट कैसे करनी है, EMIs वाली पेमेंट पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, वो सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वंस यू कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये आपका बूस्टर कोर्स रहने वाला है। विद दैट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनॉप्टिसिज्म इज अ कॉन्सेप्ट। अब आपने कितनी बार देखा होगा, कितने प्रीवियस क्वेश्चंस में पेनॉप्टिसिज्म वाला क्वेश्चन आया ही है। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी come across the question of panopticism in different previous year question? That means there are some topics which are repeatedly asked, ठीक है। There are some topics which are repeatedly asked. The concept of panopticism, which is a concept that refers to external spying. Who created the concept? Who coined the term? Was it Antonio Gramsci, Michel Foucault, Slavoj Zizek, or Roland Barthes? हाँ जी, चलिए। मोस्ट ऑफ यू से मैम द आंसर इज फूको, विच इज एक्चुअली अ करेक्ट आंसर। हमने क्लास में डिस्कस भी किया है फेयरली रिसेंटली दैट ये जो कॉन्सेप्ट है पेनॉप्टिसिज्म का, बेसिकली पेनॉप्टिसिज्म क्या है, कैसे एक प्रिजन की बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाना चाहिए, वो पेनॉप्टिकन आपका जो डिज़ाइन है, ठीक है, पेनॉप्टिसिज्म। अब डिज़ाइन ये कहता था, डिज़ाइन किसने दिया था? द डिज़ाइन वॉज गिवन बाय हु? द डिज़ाइन वॉज गिवन बाय जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम थे, उन्होंने आपको ये डिज़ाइन दिया था। व्हाट वाज द डिज़ाइन लाइक? उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंस इज, एक प्रिजन में मल्टीपल सेल्स होते हैं, वो सेल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ मैनर दैट द प्रिजनर्स कैन नॉट सी ईच अदर, ठीक है। सेकेंडली, एट द सेंटर ऑफ द सेल्स इज अ टावर, and in the tower there is somebody who keeps an eye on all the prisoners. So the prisoners cannot see this person in the tower, but the person can have a look at everybody, right? Therefore the prisoners will always be aware that they are being looked at, therefore they will always be conscious of their gestures, their acts, ठीक है। तो constant surveillance वाला जो आपका आइडिया, you are always being looked at, वो आइडिया उसको यूज कर एक आर्किटेक्चरल डिजाइन दिया था प्रिजन बिल्डिंग का, किसने? जेरेमी बेंथम ने। इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं हमारे मिशेल फुको। क्या कहते हैं वो? कि सोसाइटी में दिस इज़ हाउ द पावर्स, जो आपके पावरफुल लोग हैं, जो स्टेट है, वो कंट्रोल मेंटेन करती है। इट मेक्स इट्स सब्जेक्ट्स कौन है? हम हैं। हम उस पावर को क्या कर रहे हैं? उसका सब्जेक्ट हैं। तो हम क्या करते हैं? वी एक्ट इन अ सर्टेन वे बिकॉज वी बिलीव दैट देयर इज समबडी हु इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट अस, वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, हम कॉन्स्टेंटली सर्विलेंस के अंडर हैं, ठीक है। चलो, in a panoptican society, Michel Foucault said, power is exercised through the visibility, the constant threat of being observed. We are under the constant threat of being observed rather than the physical coercion or punishment. तो आपके जो भी forces हैं, जो power exert करते हैं हमारे ऊपर, हम subjects हैं, वो कभी भी आपको बैठकर एक्चुअली देखते नहीं हैं, ठीक है। 24 आवर्स आपके पास बैठकर देखते नहीं हैं, 24 आवर्स आपके पास प्रेशर नहीं बना रहे होते हैं,
24 आवर्स आपको क्या करते हैं, फिजिकली कोर्स नहीं कर रहे होते हैं टू एक्ट इन अ सर्टन वे, नो, रादर दे डिजाइन द सिस्टम इन सच अ मैनर दैट वी द सब्जेक्ट्स स्टार्ट बिलीविंग दैट every single time we are being observed by somebody, and when we have that awareness in our minds we start acting in a certain way, therefore हमारा जो behavior है, जो acts हैं, वो पहले ही monitor हो जाते हैं. This concept of Panopticism was borrowed from Jeremy Bentham and used in broader terms of society and of how power works by Michel Foucault, द फ्रेंच थ्योरिस्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्क आपका आता है. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर, द स्टेटमेंट सेज being a white man, in short, was a very concrete manner of being in the world, a way of taking hold of reality, a way of taking hold of language, and a way of taking hold of thought. What does the theorist signify by the term white man here? Statement दोबारा से पढ़ लेते हैं. The statement says, being a white man, in short, was a very concrete manner of being in the world, a way of taking hold of reality, a way of taking hold of language, and a way of taking hold, controlling the thought process. Now, इसमें जो white man term use हुआ है, what is the theorist implying by this term? Does he or she mean a dominating man, a मेगेलोमैनियक कौन होते हैं, व्हाट इज, देखो ये टर्म आ गया आपके पास, मेगेलोमेनिया. ठीक है, मेगेलोमेनिया बेसिकली जो पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पावर, पीपल हु आर मैड अबाउट पावर. ठीक है, पीपल हु आर मैडनेस ओवर पावर, ऑब्सेशन, एन ऑब्सेसिव मैडनेस ओवर पावर रादर. ठीक है, एन ऑब्सेसिव मैडनेस ऑफ ओवर power. When you are mad about power, you want to hold power, you want to retain power. ठीक है, a man with double consciousness or a form of colonial authority, Tony says dictator, Rina says colonizer. Exactly, देखो क्या होता है. स्टेटमेंट पहले कहाँ से आती है आपकी, स्टेटमेंट आती है फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनल वर्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. द वर्क इज कॉल्ड एनी गेसेस, ये स्टेटमेंट कहाँ से आती है आपकी. द स्टेटमेंट, लेट मी जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू वंस अगेन. द स्टेटमेंट सेज being a white man, in short, was a very concrete manner of being in the world, a way of taking hold of reality, of thought, and of language. The statement comes from anyone? Where does the statement come from? Source क्या है statement का? हाँ जी, anyone? चलिए बता ही देते हैं आपको. एडवर्ड सईद सेमिनल वर्क ओरिएंटलिज्म, रिमेंबर द बुक ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सईद, दैट बुक इज द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोट. तो 1978 का इनका जो वर्क है ओरिएंटलिज्म, वहां से आपके पास ये कोट आता है. सईद के ये वर्ड्स हैं. ठीक है, एडवर्ड सईद के ये वर्ड्स हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन, देख लेते हैं एक बार. आंसर आपका क्या हो जाएगा, अ फॉर्म ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी. बेसिकली वो क्या कहते हैं कि जो वाइट मैन है, वाइट मैन क्या करेगा, द वे ही एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड, ही स्टार्ट्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ मल्टीपल थिंग्स. ही स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द वे रियलिटी इज पोर्ट्रेड. He starts controlling our language. He starts controlling the way our thought process works. So एक तरह से जो colonizer है, ठीक है, जो colonizing authority है, जो white man है जिसके हाथ में सारा colonization का process है, कैसे वो use करता है इस process को to colonize our minds, our reality, our language, the way we construct our world. हमारा पूरा world view है. We being the colonized people, हमारा पूरा world view किसने construct किया था, British colonizer ने construct किया था. तो उसी की बात करते हुए एडवर्ड सईद कहते हैं, being a white man in short was a very concrete manner of being in the world, a way of taking hold, a way of exercising control not just over the people but also over their reality, their language and their thought. ठीक है, चलिए, the statement comes from Orientalism. ठीक है, चलिए. See, being a white man, in short, was a very concrete manner of being in the world, a way of taking hold of reality, language, and thought. It made a specific style possible. This is said by Edward Said. The work is Orientalism. Edward Said's Orientalism. All right. Next question for you people is, what is the correct order of the publication years of these novels by Charles Dickens? Your novels are Great Expectations, Hard Times, Oliver Twist, David Copperfield, A Tale of Two Cities. हाँ, 5 novels आपके पास आ गई हैं. Let me just remind you, when it comes to chronology, there are certain writers, उनकी chronology बार बार आती है. You have writers like Thomas Hardy, जिसका हमने क्या किया था मास्टर क्लास में, आपका पूरा एक सेशन किया, because he is one of the most often repeated writer, he is one of the most frequently asked writers. Similarly, Dickens happens to be one such writer who is frequently asked in NET exams. Dickens की chronology आती ही आती है. ठीक है, D.H. Lawrence की chronology आती है, वर्जीनिया वुल्फ की chronology आ जाती है. कुछ writers हैं जिनकी chronology के लिए वो ज़्यादा important हो जाते हैं. ठीक है,
चलो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वी विल बिगिन विद, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑलिवर ट्विस्ट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ऑलिवर ट्विस्ट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ऑलिवर ट्विस्ट। अगर आपको इनिशियल वर्क्स भी याद रहते हैं किसी भी राइटर के, आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, बिकॉज हियर द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी ऑलिवर ट्विस्ट, उनकी सेकंड नॉवल है। देन वी हैव डेविड कॉपरफील्ड फॉलोड बाय हार्ड टाइम्स, द 10th नॉवल, ऑल्सो द शॉर्टेस्ट नॉवल बाय हिम, ऑल्सो द शॉर्टेस्ट नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, 10th नॉवल है इनकी। कोक टाउन में सेट है, ये सेटिंग क्या है, कोक टाउन की सेटिंग है, ठीक है। 10th नॉवल आ जाएगी आपकी डिकेंस की, ठीक है। देन यू हैव, आफ्टर दैट यू हैव अ टेल ऑफ टू सिटीज, दिस इज अ हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है आपकी, ठीक है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, सेट इन टू सिटीज। व्हाट आर द टू सिटीज, द टू सिटीज आर लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड पेरिस आर द टू सिटीज जहाँ पर आपकी ये नॉवल सेट होती है, पेरिस, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ये नॉवल आपकी सेट है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इवेंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑलराइट। लास्टली आपका आ जाएगा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सी ऑलिवर ट्विस्ट इज हिज सेकंड नॉवल, पब्लिश इन 1839, देन यू हैव डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, पब्लिश इन 1849, देन कम्स हार्ड टाइम्स, हिज शॉर्टेस्ट नॉवल, पब्लिश इन 1854, followed by A Tale of Two Cities, published in 1859, set during the French Revolution. The two cities of the title are London and Paris. And finally, we have Great Expectations, which was published in 1860. Great Expectations, which is the story of Pip, Philip, Pip, ठीक है, Estella and Pip. Exactly, London and Paris. Next question for you people is, which among the following poems is not composed by P.B. Shelley? P.B. Shelley, who is famously known for his tract, The Necessity of Atheism. The Necessity of Atheism, remember? जिसके लिए इनको एक्सपेल कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड से, because he advocated, he favored atheism. इनका ये ट्रैक्ट है, The Necessity of Atheism. P.B. Shelley, who is also known for his poem Ode to the West Wind, Ode to the West Wind, To the Skylark, To a Skylark, also a poem by P.B. Shelley. Prometheus Unbound, Prometheus Unbound, a play by P.B. Shelley. The Sensei, another play by P.B. Shelley. Closet Dramas by P.B. Shelley. P.B. Shelley, who was the husband of P.B. Shelley, who was the husband of Mary Shelley. Husband of Mary Shelley. Who was Mary Shelley? Husband of Mary Shelley. Who was Mary Shelley? The writer of Frankenstein. Remember, the writer of Frankenstein. P.B. Shelley, who also died very young in his life. He died very early in his life. इनमें से कौन सी पोएम पीबी शैली की नहीं है, इज योर क्वेश्चन. Most of you say the answer should be 3. Hymn to Intellectual Beauty is actually a poem by him. The answer here is When We Two Parted. देखो, When We Two Parted किसकी पोएम है? बायरन की पोएम है. It's a love poem by Lord Byron which talks about the separation of two lovers. See, parting as in separation of two lovers. ठीक है? He talks about how when we two parted, what we felt. Separation of two lovers. The poem is When We Two Parted by Lord Byron. The remaining poems have been written by who? By P.B. Shelley. By P.B. Shelley. देख लेते हैं एक बार. When We Two Parted is a poem by Lord Byron. ठीक है? Not by P.B. Shelley, of course. Then you have two Wordsworth, जो Shelley की poem है. Mutability is also a poem by P.B. Shelley. Mutability किसके बारे में बात करती है? It talks about the theme of temporal change, ठीक है? Emphasizing the inevitable transience of all things, how all things are temporary, how all things are mutable, how all things are bound to die someday, ठीक है? Then you have Hymn to Intellectual Beauty is also a poem by P.B. Shelley, by P.B. Shelley. Exactly, Rani. Rani says, ma'am, the poem When We Do Parted is by who? It's by Lord Byron. Beautiful, beautiful love poem. We have a total of 4 stanzas. First stanza, second stanza, third stanza and fourth stanza. ठीक है? देख लेते हैं. When we two parted in silence and tears, half broken hearted, to severe for years, pale grew thy cheek and cold, colder thy kiss. Truly that hour was foretold, sorrow to this. The dew of the morning sunk chill on my brow. It felt like the warning of what I feel now. Thy vows are all broken, and light is thy fame. Hear thy name spoken and share in its name. ठीक है? Thy name thee before me, a knell to mine ear, a shudder comes over me. Why went thou so dear? They know not I knew thee, who knew thee too well. Long, long shall I rue thee, too deeply to tell. In secret we met. Please, famous and very, very often quoted stanza from the poem is, in secret we met, in silence I grieve.
that thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee with silence and tears? With silence and tears. ठीक है, beautiful poem by Lord Byron. चलिए, next question for you people is, which of the following assumptions are true in context of new criticism? Which of these statements are actually true or correct? Your options are, the new movement in literature is popularized something called close reading. Is this true? Did new criticism popularize close reading technique? Second is, the leading critics of new criticism are Alan Tate, Robert Penn Warren, R.P. Blackmer, and Kenneth Burke. Is this true? The critical approach is extensively used in the study of novels and plays. Is this true? Is new criticism approach used for novels and plays? Next, this critical approach tends to discredit historical, social, and political context of a work of literature. Lastly, John Crow Ransom published a book called New Criticism, wherein he appreciates I.A. Richards, William Emerson, and T.S. Eliot. Is this true? Yes, J.C. Ransom definitely wrote the book called The New Criticism, but did he praise these writers in his book? Which of these statements is correct or true in context of new criticism? New criticism. हाँ जी, start answering please. तबस्सुम says मैम D, ठीक है. मीनाक्षी says मैम B होना चाहिए, which is, देख लेते हैं एक बार, ठीक है. सबसे पहले देखो, न्यू क्रिटिक्स का जो टेक्निक है जिसको वो यूज़ किया करते थे इन ऑर्डर टू स्टडी वर्क्स ऑफ लिटरेचर, द टेक्निक वाज कॉल्ड क्लोज रीडिंग. बेसिकली क्या करेंगे, बहुत ही एग्जैक्टिंग स्क्रूटनी करेंगे किसी भी वर्क का, ठीक है. आइडियली दैट वर्क यूज टू बी अ पोएम. अब देखो, किसी भी चीज़ को आपको क्लोजली रीड करना है, उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स आप किसी भी वर्क की पढ़ रहे हैं. इन ऑर्डर टू डू दैट यू कैन नॉट रीड लॉन्गर वर्क्स. अब आप नॉवल को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, practically possible नहीं है, right? So new critics used to use their close reading technique on poems. So technically first आपका true है, but the critical approach is extensively used for novels and drama. This is false. This approach is used for poetry, short works of literature को use करने के लिए ज़्यादा appropriate है. तो आपका A correct है, C correct है, and another option that is correct is your your D option, ठीक है. नहीं, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है. पोएम्स है तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा. हाँ, तो ये आपका इनकरेक्ट है ना, ठीक है. तो ये आपका नहीं आएगा. A, B and D. A, B and D is your correct answer. This critical approach used to discredit or disregard historical, social and political context. Remember, new critics क्या कहते थे, that we do not care about the external factors. We don't care about what surrounds the work. We care about what is inside the work. Text as text, right? Text is all we care about. Autolytic text. We care about nothing beyond the text. ठीक है. External factors like author's biography, author's psychological details, author's biographical details. ठीक है. Historical background क्या है? Psychological background क्या है? Feminist approach. All this we do not care about this. ठीक है. So a new critic approach will do what? It will actually be very objective in nature. It will actually detach the work from all the external elements that might influence that work. ठीक है. It will focus on the text as the text itself. चलिए, with that we come to the end of today's session. Now your homework for today, now onwards whatever homework I give you people has to be covered, क्योंकि आपका homework वाले questions में आपको पता है अगस्त वाले एग्जाम में भी there were some questions जो मैं आपको homework में दिया करती थी, and at least 3 of them were asked. 3 questions आपको पूछे गए थे. तो homework वाले questions काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली हमारी एक राइटर हैं, ठीक है, जिनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर लिटरेचर. 2024 में ही मिला, अभी मिला है, लास्ट वीक ही मिला है. इस राइटर पे से क्वेश्चंस आना इज़ वेरी वेरी पॉसिबल. ठीक है. 2024 में there's a writer named Kang. Kang, she was born in the year 1970. Recently she was awarded the Nobel Prize for Literature. Remember, the Nobel Prize for Literature for the year 2024 has been awarded to Kang, a writer who comes from South Korea. This makes her the first South Korean writer to win the Nobel in Literature. Besides the Nobel, she was also awarded the prestigious Booker Prize for her novel, the International Booker Prize, जो translated works को मिलता है. The International Booker Prize was awarded to Kang for the novel. The novel was called The Vegetarian. The Vegetarian. Now, 2016 में इसके नॉवल को इनको अवार्ड मिला था. ठीक है. This was the first Korean language novel, by the way. ये नॉवल फर्स्ट कोरियन लैंग्वेज नॉवल थी टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्राइज. आपका होमवर्क क्या है? यू नीड टू टेल मी हु ट्रांसलेटेड कैंग्स नॉवल द वेजिटेरियन व्हेन इट वाज अवॉर्डेड दिस प्राइज. बिकॉज आपको पता होगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, जैसे कि हमारी टूम्ब ऑफ सैंड है बाय गीतांजलि श्री,
उसको वो अवार्ड मिला था व्हेन दिस नॉवल, हिंदी नॉवल है लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी तब ये अवार्ड दिया गया था उसको। ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। तो डेजी रॉकवेल बिकम्स एज इंपॉर्टेंट एज अ ट्रांसलेटर एज गीतांजलि श्री इज इंपॉर्टेंट एज अ राइटर, ठीक है। दोनों को जो अवार्ड है वो आप स्प्लिट किया जाता है, जो अवार्ड की प्राइस मनी है वो भी ट्रांसलेटर राइटर के बीच में हाफ स्प्लिट की जाती है, इक्वली स्प्लिट की जाती है। देयरफॉर राइटर तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, Han Kang, राइटर ऑफ द वेजिटेरियन, बट who was the writer who translated her work into English language? Like I said, कोरियन लैंग्वेज का आपका ये नॉवल था, बट इंग्लिश लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया है? दिस इज योर होमवर्क। आप होमवर्क कैसे करेंगे? इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर योर सेशन एंड्स, कमेंट सेक्शन में जाइए, इन द कमेंट सेक्शन पुट डाउन योर आंसर, सिंपली पुट डाउन योर आंसर, जो भी आपका आंसर है वो आंसर वहाँ पे पुट डाउन कर देना। आई विल हैव अ लुक एट द आंसर आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। होमवर्क हैज़ टू बी डन फॉर श्योर, ठीक है। चलिए, with that we come to the end of today's session. Thank you for joining in everyone. We will meet very very soon. अब आज आपका क्या है? आज Tuesday है, you have a class today. Now you have your next class on Thursday, then another class on Saturday. तो alternate days पे आपकी क्लास होती है, ठीक है। बट जो आपके बीच में days skip हो रहे हैं, that is Wednesday and Friday, उन दिनों में क्या होता है? यू हैव क्लास एट 6 PM ऑन द इंग्लिश चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक। इंग्लिश चैनल में आपको बता ही दिया, यू पीपल कैन गो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वहाँ पर हमारा लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी डिवाइसेस का सीरीज रन हो रहा है, तो दैट क्लास इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल मीट एट 2 PM। 2 PM हम मिल लेंगे। मास्टर क्लास में सेम पेपर आपका जो क्वेश्चन है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्लीज रिमेंबर 2 PM आपकी मास्टर क्लास रोज होती है, ट्यूसडे टू सैटरडे। मैंने आपको बता दिया मास्टर क्लास को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। ऑल राइट। चलिए, thank you everyone for joining. Make sure to like this session, share it with your friends who are also preparing for your December exam. Make sure to definitely like this session अगर आपको लगता है session helpful आपको रह रहा है, ठीक है। चलिए, all right students, I look forward to seeing your answers in the comment section. Till then, keep studying and good luck.